प्रणाम देवभूमि देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने धनराशि स्वीकृति दी है, जिससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बरेली और पीलीभीत जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 की हालत सुधरने वाली है। हाईवे दुरुस्त होने से लोगों का सफर सुविधाजनक होने वाला है। भानियावाला ऋषिकेश राजमार्ग को 4 लेन बनाने के लिए केंद्र ने 1036 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री का इसके लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड नए आयाम स्थापित कर रहा है। देहरादून की कनेक्टिविटी वो बेहतर हो जाएगी और साथ में इसके अलावा कुमाऊं में 2 सड़कें हैं, जो एक तो पीलीभीत की ओर जाती हैं जिसमें लगभग 13 किलोमीटर हमारी सड़क है, हमारे क्षेत्र में पड़ता है, और उसके अलावा बरेली से सितारगंज। तो इससे क्या होगा, आज जो स्वीकृति जो ट्वीट के माध्यम से प्राप्त हुई है उससे उत्तराखंड प्रदेश को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और इससे कनेक्टिविटी, इससे मोबिलिटी, चूँकि वो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, ये हमारे लिए आगे चलकर आर्थिक रूप से और बाकी अन्य तरह से कनेक्टिविटी के दृष्टिगत ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित तौर पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लगातार प्रयासरत हैं। वहीं मुख्य सचिव एस एस संधू ने बुधवार को पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट और बेस अस्पताल भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधू ने कहा कि नैनी सैनी एयरपोर्ट से 2 माह में हवाई सेवाएं सुचारू होने की संभावना है। इसके लिए टेंडर हो चुका है, जबकि एयरपोर्ट में कुछ आवश्यक सुधार किए जाने हैं। इस दौरान जिलाधिकारी रीना जोशी ने हवाई पट्टी से विस्तार की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण भी पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्य सचिव के समक्ष रखा। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि नैनी सैनी से हवाई सेवा चालू करने को लेकर जिस कंपनी के नाम टेंडर हुआ वह जहाज खरीदने की प्रक्रिया में है। कंपनी का भी कहना है कि उड़ान शुरू करने की सारी व्यवस्थाएं 2 महीने में पूरी हो जाएंगी। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की कलह की खबरों के बीच बुधवार को बड़ा घटनाक्रम हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने मुलाकात की। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच ये 1 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रदेश के सियासी घटनाक्रम और बजट सत्र को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। प्रीतम सिंह से मुलाकात के बाद हरदा ने कहा कि प्रीतम सिंह उनके भाई हैं। साथ ही हरीश रावत ने पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह को सिरे से नकारा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, पार्टी एकजुट है। आने वाले दिनों में विपक्ष मजबूत होकर सरकार को घेरने का काम करेगा। हरीश रावत ने बजट सत्र को भी धामी सरकार को घेरा। हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार गैरसैंण की अनदेखी कर रही है। मायने नहीं होने चाहिए, एक परिवार में है, एक घर में है। और फिर प्रीतम सिंह हमारे राज्य के बहुत बड़े नेता है, भविष्य हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है। उनके पिताजी ने मेरी मदद की थी प्रारंभिक मौकों पर, और प्रीतम सिंह मेरे साथ मंत्री भी रहे, मगर उससे ज़्यादा एक सहयोगी रहे। हमको राजनीति में खड़ा करने में उनका बड़ा भारी हाथ है। वहीं हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में भारी मात्रा में गड्ढे से मिली दवाइयों को लेकर प्रशासन से सख्त रुख अख्तियार कर लिया गया है। मामले में गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर सीएमओ मनीष दत्त ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है। वहीं जिलाधिकारी के मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि फिलहाल अभी इतना ही पता लग पाया है कि जो दवाइयां बैरागी कैंप क्षेत्र से मिली है, ये बैदराबाद
कि किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हो सकती है, जिसका पता जांच कमेटी द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल स्टॉक के रजिस्टर से केंद्र का पता लगाया जा रहा है और जल्द इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मैंने तुरंत एसडीएम सदर को हम मौके पर भेजा था और जब वहाँ पर खोदा गया तो ये बात बिल्कुल सही पाई गई कि वहाँ करीब 25 कट्टे के आसपास दवाएं मिली हैं। और फूड विभाग के जो फूड कंट्रोलर होते हैं हमारे, उनको बताया गया, फूड इंस्पेक्टर भी वहाँ, ड्रग इंस्पेक्टर भी वहाँ पहुँच गई और इन सभी दवाइयों को उन्होंने अपने पोजीशन में लिया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो मुझे जानकारी मिली है, ये बहादुराबाद सीएससी से जुड़ा हुआ मामला है और सीमो को ये निर्देश दे दिए गए थे कि इसमें उन्होंने कमेटी बनाकर सभी पीएचसी सीएससीज में स्टॉक वेरिफिकेशन आज हो रहा है। शाम तक सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि शाम तक इसमें कोई न कोई एफआईआर। वह हल्द्वानी में रहकर कबाड़ का काम करने वाले एक युवक को काठ गोदाम पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। 105 स्मैक से बरामद की गई है। स्मैक यूपी के बदायूं जिले से खरीद कर लाई जा रही थी। बता दें कि काठ गोदाम पुलिस कैनाल रोड पर वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान फुटपाथ पर पैदल चल रहा एक युवक पुलिस को देखते ही हड़बड़ाया और रोड पास करने लगा। पूछताछ में युवक ने खुद को यूपी के बदायूं का रहने वाला सगन बताया। पुलिस के तलाशी लेने पर उसके बैग से 105 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ है। पूछताछ की गई तो सामने आया कि जो सगन ने बताया है कि स्मैक उसने अपने गांव के ही रहने वाले एक तस्कर से खरीदी थी। माल की डिलीवरी बरेली रोड स्थित देवचरा इलाके में हुई थी। स्मैक पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाई जा रही थी। मैं बदायूं का रहने वाला सगन है। ये पूर्व में भी पहाड़ों में लगातार जो है ड्रग की सप्लाई कर रहा था और पुलिस द्वारा जो प्रोफाइल निकाली गई है उसमें इसको रडार पर रखा गया था। एसओजी टीम और काठगोदाम पुलिस द्वारा जो कंबाइंड अभियान चलाया गया, जीएसटी बिल्डिंग के पास से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास 105 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस टीम द्वारा ड्रग्स पे जो लगातार काम किया जा रहा है उसमें एक बड़ी सफलता के रूप में इसको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि इसको पुलिस लंबे समय से इसको ट्रैक कर रही थी। इसके ऊपर जो एसओजी टीम और काठगोदाम पुलिस द्वारा अच्छा काम किया गया। इसके लिए 5,000 रुपये मेरे द्वारा इनाम की घोषणा की गई और आईजी महोदय द्वारा 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा। मैं बदायूं वही ट्रांसपोर्ट संघ के कार्यकर्ता बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देहरादून गांधी पार्क के पास धरना प्रदर्शन करते नजर आए। ट्रांसपोर्ट संघ ने माइनिंग के निदेशक एसएल पैट्रिक पर सरकारी पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। ट्रांसपोर्ट संघ का कहना है कि संबंधित अधिकारी ने बाहरी राज्यों से आयात की जाने वाली रेत, बजरी जैसे तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके चलते भवन सामग्री का कार्य करने वाले वाहन स्वामियों और उनसे जुड़े मजदूरों के सामने अपने परिवार की रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ट्रांसपोर्ट संघ के कर्मचारियों की मांग है कि बाहरी राज्यों से आ रही रेत, बजरी पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए, वहीं माइनिंग के उप निदेशक की जांच करवाई जाए। हमारी मांगे कोई इतनी गहरी नहीं है, क्योंकि हम रेवेन्यू जनरेट करने वाले ट्रांसपोर्टर हैं। हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम भिखारी नहीं हैं। वी आर ए हायर टैक्स पेयर इन अवर बिजनेस। हम लोग तो सरकार से कह रहे हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए। एक जिद है कि बाहरी राज्य से नहीं आना, चलो हम उनकी बात भी मान लेंगे, परंतु लाए कहाँ से? अगर इसमें कोई संशोधन नहीं होता तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें? उसके बाद अपने वाहनों को लाकर आरटीओ ऑफिस का कार्यालय है जहाँ से हमारे वाहन रजिस्टर्ड है, वहाँ खड़े करके चाबी सौंप के अपने घर चले जाएंगे। वही बुधवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले देहरादून में सैकड़ों बेरोजगारों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सत्याग्रह किया। इस दौरान बेरोजगारों ने सरकार और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। बेरोजगारों ने तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही साथ पटवारी भर्ती में शामिल सभी नकलचियों की सूची सार्वजनिक करने को कहा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि पटवारी और एई, जेई समेत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
बॉबी पवार से बात की न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। उत्तराखंड में नौकरियों में धांधली की शिकायत पर लगातार कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार के अपने दावे हैं, पर आज गांधी पार्क में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार संगठन के लोग जुटे हैं। बहुत बड़ी संख्या में युवा अभ्यर्थी आए हैं। इनकी नाराजगी अब संघ लोक सेवा आयोग से है कि दो अनुभाग अधिकारी अरेस्ट हो गए और एग्जाम कंट्रोलर अभी भी कुर्सी पर हैं। बॉबी पवार जो अध्यक्ष हैं इसके, उनसे बातचीत करते हैं। बॉबी जी, क्या नाराजगी है? सरकार हो, एसटीएफ हो, एसआईटी हो, ये तो कार्रवाई कर रही है। देखिए, कार्रवाई करने में नियत साफ होनी चाहिए। कैसी कार्रवाई कर रही है? आपके 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो मजे से 12 को परीक्षा करवाएंगे, वो परीक्षा करवाने में लगे हुए हैं। जब डबल लॉक में आपके पेपर रखे होते हैं, क्वेश्चन बैंक रखे होते हैं, तो जब दोनों चाबियां लगी तभी तो डबल लॉक खुलेगा। एक चाबी अनुभाग अधिकारी के पास तो दूसरी चाबी एग्जाम कंट्रोलर के पास होती है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब ये 2022 में शुरुआत दौर में कुछ परीक्षाएं हुई, उनके क्वेश्चन बैंक जो बाहर हुए थे वो आपके यूपी के कई क्षेत्रों से बरामद किए। और यहाँ पर अभी 23 में कुछ परीक्षाएं हुई, पटवारी जैसे इसके क्वेश्चन बैंक बाहर थे, और इसके बीच इतनी परीक्षाएं हुई, तो हम समझ सकते हैं कि सबके क्वेश्चन बैंक बाहर होंगे। अपर पीसीएस में आपने सील नहीं लगाई थी, जिससे डीएसपी और वो एसडीएम बनाने हैं, और ऊपर लिखते हो कि अंदर जो रखी हुई मार्कशीट है उसको यहाँ से बाहर निकाले। जब सील नहीं है कहीं से भी निकाल लो। तो ये तरीका है। आयोग ने पटवारी के पेपर में सील करा है, ग्रुप सी का है, क्योंकि पहले इसका क्वेश्चन बैंक बाहर कर दिया, फिर सील। इसका क्वेश्चन बैंक बाहर नहीं था, इसके बाद में फोटो खींचकर फायदा पहुंचाया गया लोगों को, इसमें ओएमआर भरकर फायदा पहुंचाया गया। अब युवा चाहते हैं कि ये पहले जांच अच्छी तरीके से हो जाए। अगर अन्य प्रदेशों में एक भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी में सीबीआई आ सकती है, उत्तराखंड में तो जहां भी हाथ डालो वहां गड़बड़ियां हो रही है। सीबीआई आनी चाहिए। उन ब्लैक लिस्ट बच्चों को करना चाहिए जो ऐसे उसमें इन्वॉल्व थे। वो क्वेश्चन बैंक जो बाहर थे उनको पब्लिश करना चाहिए। तमाम सवाल है। अगर मुख्यमंत्री जी वास्तव में सच्चे उत्तराखंड के हितैषी है, आइए इन युवाओं की बात सुनिए और इनको न्याय दीजिए। तो क्या आपको लगता है जो कुछ दिनों में होने वाला पटवारी का पेपर है, जो लोक सेवा आयोग ये दावा कर रहा है कि सुरक्षित है, क्या उसमें भी आप लोगों को शक है? क्या सुरक्षित? एग्जाम कंट्रोलर वही है, पूरी टीम वही है, तो कैसे सुरक्षित हो सकता है? और अगर 12 को करवा भी दिया, अगर 13-14 में कोई गिरफ्तारी हो जाती है, क्या तीसरे बार पटवारी का पेपर करवाओगे? क्या ये सरकार खर्चा दे रही है युवाओं को? आप कह रहे हैं परिवहन फ्री है। कितनी परिवहन है आपके पास? कितनी स्ट्रेंथ है? अगर सारी बसें भी लगा दी, 19,000 बच्चा केवल एक दिन में जा सकता है आपके परिवहन में। 2.5 लाख 3 लाख बच्चों का पेपर है। क्या किसका ये बना रहे हो? मूर्ख बना रहे हो। हम चाहते हैं पहले अच्छे से जांच करवा दिए, कहीं ये पेपर देने के चक्कर में प्रैक्टिस सेट देना ना हो जाए। क्योंकि अगर बाद में गिरफ्तारी हुई पटवारी के पेपर के बाद आयोग से, तो निश्चित रूप से तीसरे बार पेपर करवाना पड़ेगा। तो इतना खर्चा नहीं है यहाँ के युवाओं के पास, इतना पैसा नहीं है। इसलिए पहले सभी जो परीक्षाएं स्थगित करके पहले अच्छे से जांच करवाएं, उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ कर जाए। नकल रोधी जो कानून है उसको लाया जाए, उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ हो। बॉबी पवार थे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जब 2 अनुभाग अधिकारी अरेस्ट हैं तो एग्जाम कंट्रोलर कैसे मौके पर तैनात हैं, और इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी पुरानी टीम होने वाले पेपर लीक नहीं कराएगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं देहरादून में बीएड और 2 वर्षीय डीएलएड परीक्षार्थियों ने किया शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव और धरने पर बैठे हैं। प्रशिक्षितों की मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए। हम लोग जो है बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित हैं, जो विगत काफ़ी लंबे समय से विभाग तथा सरकार से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया लंबित करी हुई है इन्होंने उसको पुनः शुरू किया जाए। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब इन्होंने शुरू नहीं किया है, तो आज हमें मजबूरन यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री आवास पे धरना देना पड़ रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के खांखरा गांव में रेल लाइन निर्माण कार्य लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। लगातार लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही, जिससे बड़े स्तर की ओर इशारा कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने मुआवजा और दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की मांग की है। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग जिले के खांखरा गांव में भी दरारें पड़ रही हैं। गांव के नीचे से बन रही टनल के
कारण यहां के आवासीय घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कई बार रेल लाइन निर्माण का कार्य भी कर रही कार्यदायी संस्था से मिल चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को ना तो मुआवजा मिल पाया है और ना ही कोई अन्य कार्रवाई हो पाई है, जिससे लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। हमें बहुत दिक्कत आई रेलवे इससे काम से, और हमें घरों में बहुत ही दरारें आ रखी हैं और हमें बहुत ही परेशानी हो रही है कि हम अब घरों में कैसे रहेंगे। न ही हमारी सुनवाई कर रहे हैं कुछ, न ही हमारे कुछ वो नहीं हमारा भुगतान कुछ कर रहे हैं। ये हम लोग परेशान हो गए, इस प्रदूषण से भी हम परेशान हो गए। हमारे गाय बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं इस प्रदूषण से, और हम भी परेशान। अब हम धरना पे बैठेंगे अपने बच्चों को लेके और अपने गाय बच्चों को लेके। 70 साल की उम्र में उस बुजुर्ग औरत के साथ क्यों सरकार इतना अन्याय कर रही है? कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास हो रहा है, पर कुछ लोगों के लिए ये विकास बहुत ही परेशानी की जड़ खड़ी कर रही है। हमारे घर पूरे हिल चुके हैं। 70 साल का उम्र है मेरी। 3 साल से मिस कंपनी रेलवे की मिस कंपनी और जिम बोलता है मेरे लिए, माता जी मैं भी धूल मिट्टी खा रहा हूँ, ज़्यादा बोलेंगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैंने कितना बार बोला कि तुम मेरे को यहाँ से हटाओ, तुम अपने सही रोड निकालो, कि यहाँ नहीं निकालते हैं तो यहाँ से रोड बाहर निकालो। उन्हें माना नहीं, मेरे को उल्टा ठेकेदार ने दगाया। ये बड़ी चैन वाली मशीन मेरे घर का चारों तरफ से खोद के घुमा के उतने बार मेरा घर हिलते कितना बोला मैंने, मेरा घर मत हिलाओ। ये कोई भी ना ठेकेदार माना ना कंपनी वाला मान नहीं। क्यों? आपके पति और बेटे क्या करते थे? ये क्या करता था बेटा, वो आर्मी में था, आर्मी में शहीद हो गया। बच्चा मेरा बालक। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको। अब क्या बताएं, हम कितनी बार हमने धरना प्रदर्शन किया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहे। हमारे कल ऐसा है कि ये तो अपने काम ख़त्म करके चले जाएंगे, 1-2 साल में जब भी जाएंगे इन्होंने जाना ही है, भगवान ने करे उसी बीच मतलब ये चले जाएंगे। अभी तो हमको बोलने का मौका है, तब हम किसके पास जाएंगे? ये कंपनी तो चली जाएगी अपना काम ख़त्म करके, कहाँ जाएंगे हम? ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाना कहाँ है हमने? और हमारे मकान हमने कैसे करके अपने मकान बना रखे हैं? हम गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को कैसे करके पाल रहे हैं, और फिर भी हमारे कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे घरों में जो दरारें पड़ी हैं अभी तक उसका सरकार ने कोई भुगतान नहीं किया है। हमारी यही मांग है कि उसका भुगतान तुरंत किया जाए, और जो हमारे ये प्रदूषण से हमारी गाय बच्ची वातावरण पूरा दूषित हो रहा है उसके बारे में सरकार कुछ निदान निकाले, नहीं तो हम यहाँ पे रेलवे ऑफिस में जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे। ये रेलवे का काम हुआ तब से हर दिक्कतें हैं, लेकिन ग्रामीणों ने भी ये सोचा कि ये दिक्कतें हो रही, इनका समाधान होगा। इन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। घर में दरारें पड़ चुकी हैं, घर जर्जर हालत में है। धूल प्रदूषण से बच्चे बीमार हो रहे हैं, वृद्ध लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुविधा नहीं है, पानी का छिड़काव कहीं नहीं है। और लगातार इन रेलवे के कामों की वजह से पूरा वातावरण दूषित हो गया, घर जर्जर हालत में पहुंच गए, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं, ना ही शासन प्रशासन सुनवाई कर रहा और ना ही रेलवे कर रहा। हमने कई बार बोल दिया, डीएम साहब के पास कई बार चले गए, एसडीएम घरों में आ गई हैं, पूरा निरीक्षण करके जा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई रिपोर्ट का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रभावितों को राहत सामग्री भेजी जा रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से जोशीमठ के लिए 5 ट्रक राहत सामग्री भेजी गई। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि राहत सामग्री के 5 ट्रकों में 2500 खाद्य सामग्री के पैकेट भेजे गए हैं, जिनके साथ 550 कंबल भी भेजे गए, जो कि जोशीमठ में बने प्री फैब्रिकेटेड घरों में रह रहे परिवारों के काम आएंगे। रवाना होकर आज जो जा रही है उसमें करीब 2500 हमारे फूड पैकेट्स हैं। हर फूड पैकेट्स 15 kg के हैं, जिसमें रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं खाने पीने के वो हैं, और लगभग 550 कंबल भी प्रेषित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और जो प्री फैब्रिकेटेड नए घर वहाँ बनाए गए हैं, वहाँ पर जो लोग शिफ्ट होंगे तो शुरुआती दौर में उनको दिक्कत ना हो, उसी को ध्यान में रखकर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सामग्री प्रेषित की जा रही है।
वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में होटल कारोबारियों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। मसूरी के होटल व्यवसायियों को कुछ दिनों तक पेयजल को लेकर भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मसूरी झील के पानी के व्यावसायिक उपयोग को पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश जिलाधिकारी देहरादून को दिए हैं। दरअसल एनजीटी ने कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि मसूरी झील धोबी घाट वाटर स्प्रिंग से प्राकृतिक पानी के व्यावसायीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे करने से झील का प्राकृतिक बहाव बिगड़ रहा है। इसके साथ ही जलीय जीवों को नुकसान भी पहुंच रहा है। एनजीटी ने पूर्व मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून को पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई के लिए जगह जगह कैंप लगाए हैं। उसी क्रम में ईसी रोड ऊर्जा भवन में लगाए गए कैंप में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शिरकत की और उपभोक्ताओं की समस्याओं को भी सुना। कार्यक्रम के दौरान राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण नीति के तहत सभी जगह विद्युत की समस्याओं को लेकर कैंप लगाए गए हैं, जिससे कि आम जनता की जो भी समस्या है उनका तुरंत समाधान किया जाए। इस अवसर पर यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्या सुलझाने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में लगभग 500 कैंप लगाए गए हैं, जिसमें कि सभी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। देखिए, हम लोग हमारी टीम और हमारे जो अधिकारी हैं आप लोगों के सहयोग से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दौरान पिछले 2 साल पहले हमारा जहां लॉस 577 करोड़ हुआ करता था, पिछले साल 151 करोड़, और इस बार हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाएगा, ऑडिटेड अनऑडिटेड के तौर पर देखा जाए तो 3 लाख रुपए प्रॉफिट में आए हैं। और हमारी नेशनल रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है। साथ साथ हम लोग हिमालयी राज्यों में सर्विस मैटर्स में फर्स्ट आए हैं, जैसा कि कल भी हम लोग अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हो रही थी उसमें बात आई है। हम लोगों को एप्रिसिएशन, भारत सरकार ने एप्रिसिएशन दिया है कि यूपीसीएल या ऊर्जा विभाग ऑफ उत्तराखंड ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए उनको बधाई हो। ये जो शिविर लगे हैं इसका आइडिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारा बिल सही नहीं आ रहा है, या हमें लो वोल्टेज है, या हमें तार शिफ्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पे आप ऐसे कैंप लगवाइए जहाँ पे जो जनता के लोग हैं जिनकी शिकायत है वो आसानी से आ सकें और अपनी बात कह सकें। उसी उद्देश्य से ये कैंप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया प्रति किलोमीटर 25 पैसे बढ़ने के बाद अब उत्तराखंड खंड की भी यूपी से होकर गुजरने वाली बसों का किराया बढ़ गया है। परिवहन निगम ने मंगलवार से 13 ऐसे रूटों पर किराए में 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू कर दी है। देहरादून से दिल्ली रूट पर साधारण बसों का किराया 5 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, रामनगर, टनकपुर और दिल्ली का सफर महंगा हो गया है। देहरादून से रुड़की, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़ की बसें यूपी के क्षेत्र से गुजरती हैं, इसलिए इन रूटों पर भी किराए की बढ़ोतरी की गई है।